तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैं आकाश गुप्ता आपके लिए आज लेके आया हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर और उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, वहां जाने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था कि ट्रांसफर प्राइस आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो मेरे पीछे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ट्रांसफर प्राइस कुछ नहीं, वो प्राइस होती है जो एक कंपनी में रहते रहते डिवीजन ए चार्ज करता है डिवीजन बी से, अगर वो उसको कोई प्रोडक्ट या एनी सर्विसेज देता है डिवीजन बी को। तो जो भी ये प्राइसेस चार्ज करता है उसी को हम फाइनली क्या कह देते हैं, ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहले तो हमने ये जाना था। इसके बाद हमारी डिस्कशन बढ़ी थी आगे कि हमें अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस की क्या जरूरत आन पड़ती है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस तो आप कुछ भी रख सकते हो, इसके फायदे के लिए रख सकते हो, इसके फायदे के लिए रख सकते हो, बट अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, जो ना इसे नुकसान होने दे ना इसे नुकसान होने दे। तो हमने ये जाना था ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस ये था कि एक तो सबसे पहले एक्यूरेट परफॉर्मेंस निकाली जाए, ऑफ द डिविजन्स। अब परफॉर्मेंस से आपका क्या कहने का मतलब है सर, परफॉर्मेंस से आपका क्या मतलब है? परफॉर्मेंस इन द केसेस ऑफ डिवीजन या डिवीजन ए या डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी। अगर एक सही और एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस ना निकल के आ पाए तो हम फाइनली ये नहीं निकाल सकते कि डिवीजन ए ने अपना एक्चुअल प्रॉफिट क्या कमाया, डिवीजन बी ने अपना एक्चुअल प्रॉफिट क्या कमाया। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए जो इसे अनड्यू एडवांटेज ना दे, इसका प्रॉफिट अब नॉर्मली हाई करके ना दिखाए, और सेम वे डिवीजन बी जो है उसको अब नॉर्मली हाई प्राइस देने की वजह से उसका प्रॉफिट लो ना आ जाए। ठीक है, रिवर्स भी हो सकता था। डिवीजन बी किसी तरह से साठगांठ करने के बाद डिवीजन ए को कह सकता था कि वो सस्ते में दे और अपना प्रॉफिट आर्टिफिशियली बढ़ा के चले। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजंस है, अगर ये सही आएगा तो दोनों डिवीजंस के पास में कुछ काम होगा अपने आप को प्रॉफिट सही से निकालने का। इन दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहेगा और ये ओवरऑल कंपनी के फायदे के लिए, क्या बोला मैंने, ओवरऑल कंपनी के फायदे के लिए काम करेंगे। ठीक है, एक्यूरेट परफॉर्मेंस आ पाएगी, इनके डिविजनल जो मैनेजर्स हैं वो नुकसान नहीं खाएंगे अपने अपने प्रॉफिट पे, और ऐसा होने की वजह से दोनों ही कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इसी बात को करते करते सेकंड पॉइंट और आया था कि इसकी रिक्वायरमेंट थी टू डिटरमाइन करेक्ट रेम्यूनरेशन ऑफ डिवीजन मैनेजर। डिवीजन मैनेजर्स की करेक्ट रेम्यूनरेशन कभी कभी डिवीजन की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंडेंट होती है। तो अगर डिवीजन का परफॉर्मेंस ही सही ना आए, अगर उसका डिवीजन का परफॉर्मेंस ही सही ना आए बिकॉज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है गलत ट्रांसफर प्राइस की वजह से, तो इनका करेक्ट रेम्यूनरेशन निकाल पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो। हमने काफी सारी डिस्कशन किया था, आप पीछे वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। आज अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे कि सर आपने हमें अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस के इतनी गुण बता दिए, अब ये तो बताओ कि इसको निकालते कैसे हैं। चिंता मत करिए, आज के लेक्चर के अंदर हम यही करने वाले हैं। आइए थोड़ा नोट करते हैं, लिखिए हाउ टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस।
टॉपिक आएगा हाउ टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस। चलिए जी, तो अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए जी ऐसा है कि डिफरेंट केसेस हैं। समझ में आई बात? अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस निकाली जाएगी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से। तो मैं केस 1 केस 2 करता हुआ लिखता जाऊंगा, आपको लॉजिक समझाता जाऊंगा, और वो लॉजिक कभी कभी एक दूसरे में मिक्स भी होंगे, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। सबसे पहले सिंपल वाला केस लेके चलते हैं, ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हेडिंग डालिए। सबसे पहले लिखिए मेथड नंबर 1, या केस लिखता हूं मैं, केस नंबर 1, ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। आगे एक जरा सा ओनली और लगा लीजिए। चलिए जी, इस केस के बारे में बात करते हैं। पहले एक बार लिखवा दूं? चलो पहले एक बार लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। यहां पे लिखिए ऐसा कब होता है, ठीक है, नोट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस must be followed if transferor division has spare capacity, स्पेयर कैपेसिटी एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है यहां पे, इसे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, ठीक है। फॉर, आगे एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर ट्रांसफर यूनिट्स। अभी सब समझाता चलूंगा, चिंता ना कीजिए, एक बार नोट कीजिए मेरे सामने। कभी कभी बोर्ड पे लिखा हुआ जो होता है वो ज्यादा समझ में आता है ना कि इमेजिन किया हुआ, तो एक बार इसे नोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, स्पेयर कैपेसिटी के बारे में बातचीत। चलिए, तो बात अब ट्रांसफर प्राइस की, जब सिर्फ ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ही रखी जाती है। ऐसा केस कब होता है? ऐसा केस तब होता है, ध्यान से देखिए, वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस मस्ट बी फॉलोड इफ ट्रांसफर डिवीजन हैज स्पेयर कैपेसिटी फॉर ट्रांसफर यूनिट्स। ठीक है जी। अब स्पेयर कैपेसिटी क्या होता है सर? स्पेयर कैपेसिटी का मतलब यह होता है, अगर आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादा हैं, आपको कुछ सामान बनाने के लिए बोला जाए, उसमें कुछ मटेरियल लगना है, कुछ लेबर लगनी है, कुछ आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मान लीजिए 10,000 यूनिट्स की, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 10,000 यूनिट्स ना बनाओ, आप सिर्फ 6,000 यूनिट्स बनाओ, तो आपके पास 4,000 यूनिट्स की क्या बचेगी? स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो ज्यादा और आपको यूनिट्स या अपना प्रोडक्शन करना हो कम, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तब इसे हम क्या कहते हैं? स्पेयर कैपेसिटी। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आप आज से मान लीजिए
दिसंबर के अंदर क्या कर रहे हैं, बोथ ग्रुप्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, सीएमए इंटर का बोथ ग्रुप्स आप दिसंबर के अंदर देंगे, ठीक है। तो अभी से आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, आपको अपनी फुल कैपेसिटी पे लगना पड़ेगा, है ना, आपको अपनी फुल कैपेसिटी पे लगना पड़ेगा। बट अगर आप ये डिसाइड करें कि जी मैं तो दिसंबर में भी एक ही ग्रुप दूंगा, बोथ ग्रुप दे सकते हो आप, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, बट अगर आप आज डिसाइड करें कि आप दो की जगह एक ही ग्रुप दोगे, तो आपके पास क्या हो गई, स्पेयर कैपेसिटी, आपके पास आपकी मेंटल कैपेसिटी का, आपके टाइम के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर रहे हो आप सिर्फ सिंगल ग्रुप की तरफ जा रहे हो और आसान रास्ता चुन रहे हो, यानी आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है। तो वापस एग्जांपल की तरफ लौटते हैं। अगेन मैंने क्या बताया था, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, 10,000 यूनिट्स की, पर आप बना कितने रहे हो, 6,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जब ऐसा केस होता है, ट्रांसफर प्राइस को रखा जाता है ओनली अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है यहां पे जो भी मैं आपसे ट्रांसफर प्राइस चार्ज करूंगा वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जी देखिए ऐसा है, मान लीजिए ये बनाता है 10,000 यूनिट्स, राइट, और मार्केट में बेचता है, मार्केट में बेचता है तो वहां कमाता है कुछ प्रॉफिट। अब 6,000 यूनिट्स गए मार्केट के अंदर, पूरा प्रॉफिट कमा लिया, अब 4,000 यूनिट्स आपके पास बचे। ये 4,000 यूनिट्स के लिए आपके पास में जो कैपेसिटी है वो है स्पेयर अवेलेबल है, इसके ऊपर आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। क्यों, क्योंकि जो मार्केट में गया है वो उसकी डिमांड उतनी ही है, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आपकी डिमांड सिर्फ 6,000 की है। तो 4,000 का क्या हुआ आपके लिए, स्पेयर कैपेसिटी। इस स्पेयर कैपेसिटी पे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसे कॉस्ट टू कॉस्ट आप डिवीजन बी को दे दो, ठीक है। तर्क यही कहता है कि इसे कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया जाए, इस तरीके के ट्रांसफर पे आप कोई भी प्रॉफिट ना कमाए डिवीजन बी से, ठीक है। तो ये रूल बनता है अपना, जब आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी है, जब आप कोई नुकसान नहीं खा रहे हैं प्रॉफिट का इन ट्रांसफर यूनिट्स पे, जो कि आप बना सकते हैं अपने ही स्पेयर कैपेसिटी के अंदर, तो आपको फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट सामने वाले को ट्रांसफर करना होगा। आपके लिए ट्रांसफर प्राइस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ही बन के आएगी, ठीक है। ये वाली बात है। अभी पहले स्पेयर कैपेसिटी के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल, उससे बातें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। स्पेयर कैपेसिटी मींस, क्या बताया था मैंने, स्पेयर कैपेसिटी मींस व्हेन रिसोर्सेज आर more available than are required to produce than are required to produce the units, or in other words capacity is spare, या दूसरी भाषा में बोल लो आइडल, आइडल है जी, कैपेसिटी आपकी पूरी यूज ही नहीं हो रही। तो आप जब प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, काम भी आपके पास कम ही है, तो हमारा वाला काम कर दो और कॉस्ट पे उसको दे दो, ठीक है। सिंपल सी भाषा, इस तरीके से अपने को चलना है। आइए नीचे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल, ए लिमिटेड हैज टू डिवीजन, ए लिमिटेड हैज टू डिविजन्स एक्स एंड वाई, ठीक है जी। डिवीजन एक्स हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी division X has production capacity of 40,000 units. X के पास
बनाने के लिए कैपेसिटी कितनी, 40,000 यूनिट्स की, बट प्रेजेंटली मेक्स 25,000 यूनिट्स ओनली। ठीक है, 40,000 की इसकी कैपेसिटी है, 25,000 यूनिट्स ही ये बनाता है फिलहाल। तो इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया आपको, कॉस्ट स्ट्रक्चर। डायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर लगता है पर यूनिट ₹10 का, डायरेक्ट लेबर लगती है ₹8 की, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चे जो वेरिएबल नेचर के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं ₹1.50 पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो आपके लगते हैं कितने, 80,000 रुपए के। ठीक है, कुछ इस तरीके का कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। डिवीजन एक्स इतने में बना लेता है सामान। ठीक है, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन। अब डिवीजन एक्स के सामने आता है डिवीजन वाई और मांगता है क्या, कुछ यूनिट्स अपने प्रोडक्शन के लिए। हम भी तो यही कर रहे थे। चलिए लिखिए एक बार, डिवीजन वाई रिक्वायर्स, डिवीजन वाई रिक्वायर्स 10,000 यूनिट्स फ्रॉम डिवीजन एक्स। आपको अब कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कीजिए ट्रांसफर प्राइस। चलिए ट्रांसफर प्राइस क्या होगी ऐसी सिचुएशन के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने सिचुएशन, ए लिमिटेड के पास में है दो डिवीजन एक्स और वाई। डिवीजन एक्स प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसके पास है 40,000 यूनिट्स की, बट ये प्रेजेंटली कितने बना रहा है, 25,000 यूनिट्स। तो 40 की कैपेसिटी है, बना कितने रहा है, 25,000 यूनिट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 25,000 ही क्यों बना रहा है। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत सीधा साधा आंसर ये हो सकता है कि इसके पास बनाने की काबिलियत तो है 40,000 यूनिट्स की, बट मार्केट में डिमांड ही 25,000 यूनिट्स की है। आप बना सकते हो 40,000 यूनिट्स, बना के रख लो, अपनी सारी उसके अंदर वर्किंग कैपिटल डाल के रख लो, पर वहां पे जाके बिकेगा कितना, 25,000 यूनिट्स। तो एक्स्ट्रा 15,000 की यूनिट्स का जो सामान है वो तो बन के रह गया, वो तो माल बन के रह गया और उठ नहीं रहा है। अब आंधी आ सकती है, बरसात आ सकती है, तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, आपका ये बना हुआ सामान खराब हो जाए। फिर जब 25,000 की ही रिक्वायरमेंट है तो 25,000 ही बनाओ ना, 40,000 बना सकते हो, जरूरी थोड़ी सब बना के यहां रख देना है। इसलिए 40,000 की कैपेसिटी तो है, बना रहा है कितने, 25,000 यूनिट्स। अब इस बात से आगे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, इसकी वजह से आप ये समझिए कि 40,000 यूनिट्स बना सकता है और 25 बना रहा है 25,000, तो इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स की। समझ में आई बात, स्पेयर कैपेसिटी कितनी, 15,000 यूनिट्स की। अब एक बार नजर दौड़ाइए कि आपका डिवीजन वाई एक्चुअली में कितने यूनिट्स मांग रहा है, 10,000 यूनिट्स ओनली। आपकी स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी, 15,000। आपके लिए जो डिवीजन वाई आया, ट्रांसफरी डिवीजन जो बनेगा डिवीजन वाई, वो मांग रहा है डिवीजन एक्स से कितने, 10,000 यूनिट्स। स्पेयर कैपेसिटी 15 और रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स की। तो हमने आपको क्या लिखाया, आप चार्ज करेंगे ट्रांसफर प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ओनली। कब,
जब वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, मतलब बेसिकली आपके ट्रांसफर यूनिट्स के लिए स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल होगी। ट्रांसफर यूनिट्स यहां पे मेरे पास कितने हैं? 10,000 यूनिट्स। कितने मांगे उसने, डिवीजन वाई ने कितने मांगे? 10,000। तो ट्रांसफर यूनिट्स के लिए क्या मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है? आंसर इज यस। आपके पास डिवीजन वाई के पास रिक्वायरमेंट कितनी? रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स, स्पेयर कैपेसिटी इसके पास कितनी? 15,000। तो आप आराम से बना सकते हो। और फिर भी उसके पास, डिवीजन एक्स के पास 5,000 की स्पेयर कैपेसिटी अभी भी बाकी रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा जो आपके पास में 10,000 यूनिट्स हैं उनके लिए सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट को आप जोड़ लीजिए। यही तो रूल है हमारा। अगर ऐसा केस है डिवीजन एक्स के पास आपके लिए स्पेयर कैपेसिटी है आपके ट्रांसफर यूनिट्स के लिए, तो आप उनकी ट्रांसफर प्राइस क्या रखेंगे? ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टूड? चलिए तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन। स्पेयर कैपेसिटी निकालनी है हमें। सबसे पहले लिखिए कैपेसिटी डिवीजन एक्स ये कितनी है? ये है 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट्स, ठीक है। प्रेजेंट प्रोडक्शन, प्रेजेंट प्रोडक्शन कितने का है जी? ये है 25,000 यूनिट्स का ओनली। मैंने ये बताया मार्केट में डिमांड ही इतने की हो सकती है, शायद इसलिए ऐसा करेंगे तो हमारे पास में स्पेयर कैपेसिटी कितनी बचेगी? 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15,000 यूनिट्स। 15,000 यूनिट्स। अब डिमांड फ्रॉम वाई कितनी आई है? डिमांड फ्रॉम वाई आई है आपकी 10,000 यूनिट्स की। आप बताइए ये वाली डिमांड इजीली अपन फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 10,000 यूनिट्स चाहिए, 15,000 की स्पेयर कैपेसिटी है, 5,000 के लिए अभी भी खाली बैठेंगे डिवीजन एक्स वाले। समझ में आई बात? तो ऐसे केस में आप ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेंगे? लिखिए कैन डिमांड बी मेट? फ्रॉम स्पेयर कैपेसिटी। लिखेंगे यस। और ऐसा है तो ऐसा लगते ही हमारे पास में रूल नंबर 1 लग जाएगा। ट्रांसफर प्राइस इन सच अ केस is equal to variable cost, variable cost only। तो आइए निकाल लेते हैं। इसने बोला है ट्रांसफर प्राइस, ठीक है जी। क्या बोला है? ट्रांसफर प्राइस। ऐसे केस में ट्रांसफर प्राइस क्या हो? अब ट्रांसफर प्राइस निकलती है सिंगल यूनिट के लिए। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर प्राइस निकलती है सिंगल यूनिट के लिए। आप यहां पे देख लीजिए, आपके पास में ब्रेकअप दिया गया है कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल यूनिट। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए का, डायरेक्ट लेबर 8 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5 के। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लेंगे यहां पे? आंसर इज नो। आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है क्योंकि यही हमारा रूल कहता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जब अपने कॉस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे रेलेवेंट कॉस्ट हमारे लिए होती है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड तो हम एलोकेट करते हैं, हम खर्च कहीं और करते हैं और फिर उसे पर यूनिट बांट देते हैं। वहां पे ये केस नहीं है।
जब मुझे बिल्कुल बेयर मिनिमम कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा। ये वो कॉस्ट है जो आपके यूनिट्स बनाने के लिए आपको रिक्वायर की जाती है। समझ में आ रही है बात? चलिए ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे मेरे लिए पर यूनिट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, दैट इज, निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट मटेरियल कितने का लिया था, ₹10। डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी आई थी, ₹8 की। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने के आए थे, ₹1.50 के। आंसर निकालेंगे इन सबको ऐड करने के बाद में। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास में ट्रांसफर प्राइस सीधे निकल के आएगी ₹19.50। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बताइए भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? देखिए जी, जब अपने पास में स्पेयर कैपेसिटी होती है, क्या बोला मैंने, जब अपने पास में स्पेयर कैपेसिटी होती है, आपका डिवीजन इतने यूनिट्स बना ही नहीं रहा कि उसे मार्केट की डिमांड से खींच के लाना पड़े कुछ यूनिट्स। इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स की, तो रूल यह बनता है कि जब तक आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी है, कितनों के लिए, जितने आपको ट्रांसफर करने हैं यूनिट्स, कितने यूनिट्स ट्रांसफर करने हैं, 10,000, इसके लिए क्या ये स्पेयर कैपेसिटी काफी है क्या? अगर इसका आंसर आता है हां, जैसे कि हमने भी निकाला, तो ट्रांसफर प्राइस सीधे सीधे निकाली जाती है कितनी, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। आई बात समझ में? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, आप कोई प्रॉफिट का नुकसान नहीं खा रहे हैं अभी तक। अगर ऐसा है तो आप सिर्फ क्या लेंगे, इस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्चुअली आपकी जेब में से जो खर्चा हुआ वो आप ले लो, उसको लेने में तो कोई रोक नहीं है ना भाई, इतना तो डिवीजन एक्स ने मेहनत करके बनाया ही है। डिवीजन एक्स कोई भी प्रोडक्ट बनाए, चाहे आउटसाइड मार्केट के लिए, चाहे इंटरनल ट्रांसफर के लिए डिवीजन वाई के लिए, जितना भी वो सामान बनाएगा, जितने भी यूनिट्स ट्रांसफर करेगा, सभी के लिए वेरिएबल कॉस्ट तो खर्चा होना ही होना है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, इसे मत ले लेना गलती से, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एग्जाम्पल से। आई होप सो बात आपको ज्यादा समझ में आई होगी, है ना। आइए चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। आइए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी ए की है, कंपनी तो एक ही रहने वाली है इसमें। मान लीजिए कंपनी है जेड और इसके 2 डिवीजन हैं। इसके क्या हैं, 2 डिवीजन। अभी तक यही तो बात करते आ रहे हैं हम। चलिए, ये डिवीजन बी, ये डिवीजन ए। ये दोनों के डिवीजन हो गए। अब डिवीजन ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखिए। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स, या लिखिए 1,00,000 यूनिट्स। ठीक है जी, 1,00,000 यूनिट्स प्रेजेंटली प्रोड्यूसिंग 80,000 यूनिट्स। तो इस हिसाब से स्पेयर कैपेसिटी कितनी हो गई जी, स्पेयर कैपेसिटी कितनी हो गई, स्पेयर कैपेसिटी हो गई 1,00,000 माइनस 80,000, दैट इज 20,000 यूनिट्स। ये सिचुएशन है जी आपकी। इसके बाद फिर से दिया गया है क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है आपको। कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके का,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है ₹20 पर यूनिट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दी गई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, आपको सीधे दी गई है ₹90,000। चलिए अब डिवीजन बी की तरफ से इंफॉर्मेशन लिखते हैं। डिवीजन बी ने क्या बोला? डिवीजन बी ने कहा ऑफर देता हूं जी मैं, ऑफर टू डिवीजन ए। किस चीज का? 10,000 यूनिट्स चाहिए मुझे डिवीजन ए से। आपको निकालना है व्हाट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस। बता पाएंगे? ये आपके सामने सिचुएशन, ठीक है, ध्यान से देख लो उसको। ये सिचुएशन आपके सामने, प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट्स की, प्रेजेंटली प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 80,000 यूनिट्स। स्पेयर कैपेसिटी इस हिसाब से कितनी निकली? 20,000 यूनिट्स की ओनली। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20 और फिक्स कॉस्ट दी गई है 90,000 रुपए की। आपके पास में डिवीजन ए से ऑफर आया है 10,000 यूनिट्स का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी स्पेयर कैपेसिटी इनफ है टू प्रोड्यूस दीज ट्रांसफर यूनिट्स? सबसे पहला सवाल आपको यह पूछना है, क्या हमारी स्पेयर कैपेसिटी इनफ है टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स जितने ट्रांसफर के लिए मांगे जा रहे हैं? आंसर अगर हां है तो आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान देना है, यही आपकी ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल समझ में आया? 20,000 यूनिट्स इज ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स। अगर ये 10,000 यूनिट्स इसके लिए बनाएगा भी डिवीजन ए डिवीजन बी को, तो भी ये 10,000 यूनिट्स के लिए खाली बैठेगा। तो जितनी देर के लिए खाली बैठा है उतने यूनिट्स के लिए तो वेरिएबल कॉस्ट ही आपको चार्ज करनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू transfer price will be equal to ₹20 पर यूनिट। यही तो क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, राइट? और अगर हम ट्रांसफर वैल्यू के बारे में बात करें, मतलब ट्रांसफर प्राइस 1 यूनिट की, तो 10,000 यूनिट्स के लिए जितने की रिक्विजिशन थी, जितने की डिमांड आई थी डिवीजन ए से, डिवीजन बी से जितने की डिमांड आई थी, उसको एग्जैक्टली आप चार्ज कितना करेंगे? 10,000 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ₹2,00,000। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया आंसर। अभी तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इजी टू अंडरस्टैंड, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। क्लियर हो गई बातें? अब थोड़ा केस को बढ़ाते हैं आगे। अभी तक मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या हमारे ट्रांसफर यूनिट्स के लिए हमारी स्पेयर कैपेसिटी इनफ है? क्या हमारी ट्रांसफर यूनिट्स के लिए स्पेयर कैपेसिटी इनफ है? अभी तक इनफ चल रही थी। ठीक है, जब तक इनफ चल रही थी हम सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट को उठा लेते थे। ठीक है, अब आएगी सिचुएशन में ट्विस्ट। मान लीजिए अब आपको 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो, 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो, आपके पास स्पेयर कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की है। अब क्या किया जाए? आई बात समझ में? अब केस चेंज हो जाएगा। आपके ट्रांसफर यूनिट्स अब एक्सीड कर रहे हैं जितने की आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी है। तो फिर क्या किया जाए? आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट केस की। लिखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, यहां पे डिफरेंट तरीके से आपकी क्या निकाली जाएगी? ट्रांसफर प्राइस। लिखिए ट्रांसफर प्राइस
बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा कोई शब्द आपने पहले कभी पढ़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बताइए, ऐसा कभी आपने पहले पढ़ा है क्या? मैं समझा देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक ऑल्टरनेटिव चुन रहे हैं और आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, मान लीजिए आप किसी काम को करके 10,000 रुपए कमा सकते हैं, किसी काम को करके 8,000 रुपए कमा सकते हैं, तो इस काम पे जाने के लिए आप बोलेंगे कि मेरे को कम से कम 8,000 रुपए कमाने हैं, तब मैं यहां पे अपना टाइम दूंगा। 8,000 अब आपको कितने मिल रहे हैं? 10, इसलिए आप इसको चुन रहे हो। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी? 8,000 रुपए की। इसको छोड़ोगे तो 10,000 कमाओगे। केस नंबर 2, पहले काम के लिए मिल रहे थे 8,000 रुपए, अब मिल रहे हैं आपको 10 से नीचे ले आते हैं 6,000 रुपए। तो अब आप अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव की क्या कॉस्ट छोड़ोगे? क्या इसे छोड़ोगे? नहीं, इधर आने के लिए नहीं छोड़ोगे। क्यों? आप बोलोगे भाई मुझे कम से कम 8,000 रुपए तो दो, तो मैं यहां से हिल के दूसरे काम पे जाऊं। आप तो मुझे 6,000 दे रहे हो। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 6,000, इसकी कॉस्ट के बारे में बात हो रही। जब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात हो, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ये यहां कैसे लगेगा, इसके बारे में कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमने भी नोटिस भी किया था, लिखिए, दिस मेथड applies when transfer units overshoot the spare capacity of the transferer division। चलिए, आई बात समझ में? यही बात तो हमने नोट की थी। ट्रांसफर प्राइस का ये वाला मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी स्पेयर कैपेसिटी से ज्यादा हो आपके ट्रांसफर यूनिट्स। हमारे एग्जांपल में 20,000 की हमारी स्पेयर कैपेसिटी थी, ट्रांसफर के लिए यूनिट्स कितने आ गए, डिमांड कितने की आ गई? 30,000 यूनिट्स की। तो आप 20,000 तो अपनी स्पेयर कैपेसिटी से बना लेंगे, 10,000 का क्या करेंगे? मुझे बताइए, स्पेयर कैपेसिटी आपके पास 20,000 यूनिट्स की है, क्या बताया मैंने? पिछले पेज पे था। स्पेयर कैपेसिटी आप पे 20,000 यूनिट्स की है, डिमांड आ गई 30 की, अब क्या करें? तो 20,000 यूनिट्स को आप ऐसे खाली थोड़ी बैठे नहीं दोगे, इनसे आप पूरा अपना बनवाओगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी डिमांड अपने को है। तो इस 30 में से 20 तो बन जाएंगे यहां से। 10,000 यूनिट्स का क्या करोगे? 10,000 यूनिट्स के लिए आपको खाना पड़ेगा थोड़ा नुकसान। कैसे? आपको इस प्रेजेंटली प्रोड्यूसिंग 80,000 यूनिट्स जो कि बाहर मार्केट में बिक रहे होंगे, उनमें से आपको 10,000 यूनिट्स खींच के लाने पड़ेंगे इंटरनल ट्रांसफर के लिए। इस 30,000 की पूर्ति करने के लिए आपको 80,000 की जो अपनी मार्केट सेल है, इसमें से 10,000 यूनिट्स खींच के लाने पड़ेंगे इसमें ऐड करने के लिए। जब तक ये खाली बैठे थे, जब तक इनके पास कोई काम नहीं था, इनके ऊपर अपन सीधे सीधे कॉस्ट चार्ज कर देते थे। बट अब नुकसान होने लग रहा है। अब मामला हो गया है सीरियस। क्यों? 80,000 यूनिट्स पे पहले ये मार्केट में सेल करता था। कौन? डिवीजन ए। समझ में आई? तो अगर मार्केट में ये सेल कर रहा है तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट तो बेच नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कर रहा होगा, है ना? 80,000 प्रॉफिट में बेच रहा होगा बाहर। अब इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए इसे 10,000 यूनिट्स यहां पे ट्रांसफर करने होंगे। तो अब क्या किया जाए सर? सर ऐसा है,
अगर मैं 10,000 यूनिट्स यहां से लेके आऊंगा तो मुझे अपने प्रॉफिट का नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं यहां से यहां क्यों आऊं? अगर आप मुझे यहां पे अपना प्रॉफिट वापस दे दो तो ले जाओ, वरना मुझसे मत कहना कि मैं मार्केट से अपनी यूनिट्स खींचूं और आपके ट्रांसफर को फंड करूं। मुद्दा समझ में आया? इसका अरेंजमेंट इससे ऐसे बैठाया गया, डिवीजन ए से बात की गई डिवीजन बी ने, बोला भाई ऐसा है 30,000 यूनिट्स मुझे चाहिए, तुम पे 20,000 की स्पेयर कैपेसिटी है, इतनी तो आप वेरिएबल कॉस्ट पे दे दो, जो हम मेथड नंबर 1 में कर ही रहे हैं। क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। मुद्दा आया, लड़ाई छिड़ी इन 10,000 यूनिट्स की। डिवीजन बी बोला भाई आपको, मैंने आपसे 30,000 मांगे हैं, आप मुझे 20 ही बना के दे रहे हो, 10 का क्या करें? डिवीजन ए कहता है मैं तो नहीं देता 10,000, मैं नहीं देता। कहता है क्यों? डिवीजन बी से बोलता है क्यों? तो ये बोलता है डिवीजन ए, भाई एक बात बताओ, आपको 20,000 यूनिट्स मैंने दे दिए, ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस दे दिए, ये तो मेरे पास खाली बैठे थे, दे दिए मैंने। पर अगर आपके लिए एडिशनल 10,000 यूनिट्स में लेके आऊं तो मुझे अपनी मार्केट की जो डिमांड है उसमें से खींचने पड़ेंगे यूनिट्स। इनके ऊपर होने वाले प्रॉफिट का मैं नुकसान खाऊंगा। कौन बोला? डिवीजन ए। तो अगर आपको मुझसे ये 10,000 यूनिट्स के भी आपको ट्रांसफर चाहिए तो आपको मुझे रीइंबर्स करना पड़ेगा इस प्रॉफिट का। क्लियर? इस प्रॉफिट का आपको रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा। अगर आप रीइंबर्समेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कोई यूनिट्स नहीं दूंगा। डिवीजन बी बोला डन डील, मैं इसके लिए राजी हूं, मैं इसको कर दूंगा। तो यहां से क्या रूल बना? अगर ओवरशूट कर जाती है डिवीजन, ट्रांसफर यूनिट्स जो हैं आपके वो डिवीजन की स्पेयर कैपेसिटी से ओवरशूट कर जाते हैं, तो आप ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन मार्केट यूनिट्स। ठीक है, लिखवा देता हूं आपको, लिखिए एज पर दिस मेथड। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। एज पर दिस मेथड transferor division must sacrifice transferor division must sacrifice some benefits due to transfer, some benefits या कंट्रीब्यूशन लिख लीजिए, some benefits या contribution due to transfer। such benefit lost is called opportunity cost। इस मेथड का नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? under this method transferor division must charge such benefit lost from the transferee division। Hence transfer price becomes
ट्रांसफर प्राइस बिकम्स कितनी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये आपका जी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीध में ले आते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला बन के आता है, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ट्रांसफर प्राइस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी जो आप मार्केट में खो रहे हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना, जैसे हमने बात की कि मान लीजिए हमारी एक कैपेसिटी है, ठीक है, हमारी एक कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी हमारी, इतने हम यूनिट्स बना सकते हैं। ये कौन है, ट्रांसफरर डिवीजन की कैपेसिटी। अब ट्रांसफरी डिवीजन आता है इस कैपेसिटी से ज्यादा कुछ मांगने। अब इसमें से ध्यान से देखेंगे तो इतनी तो मान लीजिए उसकी खुद की डिमांड ही रह जाती है। मार्केट डिमांड कितनी है, इतनी, इतनी तो मार्केट डिमांड में निकल जाता है। तो ये तो मैं देख नहीं सकता। अब ये आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी है, ये है क्या, स्पेयर कैपेसिटी। अब मेरी बात समझना, ट्रांसफरी डिवीजन ने ये तो मांगा ही मांगा, कुछ पोर्शन ये और मांग लिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके पास, ये कैपेसिटी थी पूरी और मार्केट डिमांड इतनी थी, अपने पास में कम थी। ये स्पेयर कैपेसिटी है, ये स्पेयर कैपेसिटी थी आपकी, जो हमने इस बार पूरी दे दी, 20,000 यूनिट्स की पूरी कैपेसिटी हमने दे दी। तो इसकी तो हम क्या ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर रहे थे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। इतने यूनिट्स की ट्रांसफर प्राइस क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट, हमने अपने एग्जांपल में भी पढ़ा था। बट इतने यूनिट्स का क्या, जो ओवरशूट कर रही हैं इसकी स्पेयर कैपेसिटी को, ओवरशूट किए इतने यूनिट्स, इनकी ट्रांसफर प्राइस का क्या। एक बात बताओ, इतने जो 10,000 यूनिट्स मुझे एक्स्ट्रा बनाने हैं, उनको बनाने में तो कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, क्या कॉस्ट नहीं लगेगी मुझे बताओ, लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। भाई जितने यूनिट्स आप बना रहे हो उनकी वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज करोगे ना, बिल्कुल करेंगे सर। तो इधर अपने पास में ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट, इतनी तो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होगी ही होगी। बट ध्यान से देखो, ये मैंने मार्केट डिमांड में से खींच के इसको अब मैं डिवीजन बी को ट्रांसफर करूंगा। इतने यूनिट्स पे कोई मार्केट डिमांड का लोड नहीं है, ये तो खाली ही बैठे थे। 20,000 यूनिट्स पे, 20,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट आप चार्ज कर लो, पर इनका क्या, 10,000 यूनिट्स का क्या, 10,000 यूनिट्स पे मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स पे मैं क्या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करूं, जी नहीं। आप यहां पे प्रॉफिट भी खो रहे हैं अपना, आप यहां पे कुछ बेनिफिट लूज कर रहे हैं, उसी बेनिफिट की ये बात कर रहा है। समझ में आई बात। वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों की आपको लेनी है, पर एक बात लेनी है एडिशनल, इन वेरिएबल कॉस्ट, इन 10,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको और लेना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है फिर क्या, यही बन जाता है आपका फॉर्मूला। मार्केट डिमांड तक, मार्केट डिमांड तक तो आपको क्या लेनी है,
मार्केट डिमांड जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, इसके लिए तो आपको क्या लेना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, उतना तो आप कॉस्ट लगाओगे ही लगाओगे, वो प्लस इस मार्केट डिमांड के ऊपर जो आपने ड्रॉ करके 30,000 पूरे यूज करने के लिए ली है, उनके ऊपर का कंट्रीब्यूशन लॉस। और जितने की स्पेयर कैपेसिटी है उतने की तो वेरिएबल कॉस्ट आप चार्ज कर ही रहे हैं। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, फॉर ट्रांसफर यूनिट्स। भाई 20,000 और 10,000 आपके ट्रांसफर यूनिट्स आए कितने थे पिछले केस के अंदर, 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स आप मांग रहे थे, 30,000 यूनिट्स आप मांग रहे हैं, 20,000 और 10,000, तो दोनों के लिए वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी मैंने ट्रांसफर यूनिट्स के लिए, दोनों के लिए वेरिएबल कॉस्ट जोड़ ली। बट कंट्रीब्यूशन लॉस आपने कितने पे ही किया, सिर्फ इन 10,000 यूनिट्स पे, इन पे नहीं। तो कंट्रीब्यूशन लॉस किस पे होगा, मार्केट डिमांड वाले यूज में से, यूनिट्स में से। समझ में आई बात, समझ में आई। इस एग्जाम्पल को मैंने आपके लिए डिजाइन किया स्पेशली। इस फॉर्मूले को पढ़ा गलत जाता है, इस फॉर्मूले को ऐसे समझना चाहिए आपको। समझ में आई बात। आपकी कैपेसिटी इतनी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ट्रांसफर डिवीजन की, ये क्या थी, कैपेसिटी। इसमें से आप 20,000 यूनिट्स तो निकाल रहे हैं स्पेयर कैपेसिटी में से, एज इट इज यूज हो गई। इनको बनाने में आपका कोई प्रॉफिट का नुकसान नहीं हुआ, आपका कोई बेनिफिट लॉस्ट नहीं हुआ। बट जब मैंने ये 10,000 यूनिट्स बनाए, मुझे अपनी मार्केट डिमांड को कम करना पड़ा, अपनी मार्केट डिमांड को पीछे खींचना पड़ा, पीछे पीछे खींचा, इस वजह से मेरा इतने प्रॉफिट का नुकसान हुआ इतने प्रॉफिट का नुकसान हुआ। तो अब ये प्रॉफिट मुझे कहीं ना कहीं चार्ज तो करना ही है। हमारे रूल के हिसाब से हमने क्या बोला, अंडर दिस मेथड ट्रांसफरर डिवीजन मस्ट चार्ज, जो ट्रांसफरर डिवीजन है अपना, उसे चार्ज करना चाहिए ट्रांसफरी डिवीजन से ऐसा बेनिफिट लॉस। तो ये बेनिफिट लॉस तो आपका आएगा, ये जितनी आपने मार्केट डिमांड पीछे खिंचवाई उतनी, तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस। बाकी वेरिएबल कॉस्ट जी आपको लेनी पड़ेगी दोनों की, स्पेयर कैपेसिटी की भी, इस जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इनकी भी। भाई ये तो बनाने के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, कॉस्ट बनाने के लिए इतना तो आप खर्चा करोगे ना इन यूनिट्स को बनाने के लिए। आप क्या सीधे कह सकते हो कि आपका सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही लॉस्ट हुआ है, नहीं, आपका वेरिएबल कॉस्ट तो लॉस हुआ ही है, कंट्रीब्यूशन भी लॉस्ट हुआ है। स्पेयर कैपेसिटी में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हो, जब ऐसी केस आती है तो आप वेरिएबल कॉस्ट फॉर द पूरे ट्रांसफर यूनिट्स, इन पूरे ट्रांसफर यूनिट्स के लिए चार्ज करते हो, और कंट्रीब्यूशन चार्ज करते हो सिर्फ मार्केट डिमांड के यूनिट्स का। आपको बात समझ में आई, देख लीजिए एक बार, ये आपके सामने सारा केस शॉर्ट में करके लिख देता हूं। ये आपका अपॉर्चुनिटी केस वाला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला केस, इसको एक बार पढ़िए। इस फॉर्मूले को आप सीधा सीधा नहीं पढ़ेंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अपनी स्पेयर यूनिट्स वाली नहीं है, ये सारे ही ट्रांसफर यूनिट्स के लिए, ट्रांसफर यूनिट्स के लिए है, 30,000 यूनिट्स के लिए, सबके लिए। और कंट्रीब्यूशन लॉस जो है वो आपका है सिर्फ मार्केट डिमांड के यूनिट्स के लिए, जिनके ऊपर आप प्रॉफिट कमा रहे थे। यहां तो प्रॉफिट था ही नहीं, यहां कोई रेड लाइन है अपने पास नहीं, तो आप कंट्रीब्यूशन लॉस लेंगे सिर्फ मार्केट डिमांड वाले यूनिट्स पे। वेरिएबल कॉस्ट दोनों की लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों की लेंगे। क्लियर हुई बात। एक एग्जांपल नोट कीजिए, आपके पास में कैपेसिटी के एग्जांपल आ सकते हैं दो। एग्जांपल नंबर 1, आपके पास केस आ सकते हैं दो। कैपेसिटी आपकी है मान लीजिए 40,000 यूनिट्स की,
आपका प्रोडक्शन है 35,000 यूनिट्स का, डिमांड आपकी आई कितने की? 8,000 यूनिट्स की। ठीक है, एक तो केस ये हो गया आपका। एक केस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, कैपेसिटी इस बार है आपकी 40,000 यूनिट्स की ही। प्रोडक्शन भी आप कितना कर रहे हैं? 40,000 यूनिट्स का। पर अब डिमांड आ रही है आपके पास 5,000 यूनिट्स की। चलिए, ये आपके पास में दो केसेस। पहले केस में 40,000 बना रहे हो, 35,000 का प्रोडक्शन आपके पास बना रहे हो, 40,000 की कैपेसिटी है, 35,000 के यूनिट्स बना रहे हो। स्पेयर कैपेसिटी कितनी बताइए? स्पेयर कैपेसिटी कितनी? स्पेयर कैपेसिटी हो गई आपके पास 5,000 यूनिट्स की। तो अब ये 8,000 कैसे बनाए जाएंगे? 5,000 बनाए जाएंगे आपके स्पेयर यूनिट से, स्पेयर कैपेसिटी से, और 3,000 बनाए जाएंगे कैसे? मार्केट डिमांड से ड्रॉ करके। आई बात समझ? 5,000 तो आप स्पेयर कैपेसिटी से बना लोगे, 3,000 बनाओगे मार्केट डिमांड से ड्रॉ करके। समझे? दूसरा केस, इस बार कैपेसिटी 40,000 की, प्रोडक्शन भी 40,000 का, जो भी बनाते हो सारा बिक जाता है मार्केट में। अब डिमांड आई 5,000 यूनिट्स की। अब स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? स्पेयर कैपेसिटी 0। स्पेयर कैपेसिटी 0, तो अब डिमांड कैसे पूरी हो? डिमांड आपकी पूरी होगी, 5,000 बनाए जाएंगे कैसे? सारे ही मार्केट डिमांड से ड्रॉ किए जाएंगे। आपकी जो भी मार्केट डिमांड है 40,000 यूनिट्स की, उनमें से सब में से ड्रॉ किया जाएगा 5,000 यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं ये, ठीक है, यूनिट्स। चलिए, अब इन दोनों की क्या निकालते हैं? ट्रांसफर प्राइस। इन 8,000 यूनिट्स के लिए हम 5,000 के लिए स्पेयर कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। स्पेयर कैपेसिटी जब होती है, जब हम यूनिट्स की ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं, तो क्या लेते हैं? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेते हैं? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके लिए भाई ट्रांसफर प्राइस क्या आएगी? इतने पोर्शन के लिए तो आएगी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। आई होप सो आपको पिछला एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल करने के बाद में अभी तक इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3,000 के लिए मार्केट डिमांड ड्रॉ किया जा रहा है। ये जो आपके 35,000 यूनिट्स हैं, 3,000 इसमें से निकाल के लाए जा रहे हैं। 32,000 मार्केट में बेचेगा, 3,000 इधर लाके देगा डिमांड के लिए। डिमांड पूरी करनी है, डिमांड के लिए मना नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो? अब इसकी ट्रांसफर प्राइस क्या हो? यहां पर लिख लो ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? पिक्टोरिकली समझा रहा हूं, ध्यान से देख। तो 3,000 आपने यहां से ड्रॉ किए, तो एक बार बताओ 3,000 बनाने के लिए क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी? लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे उसकी उतनी कॉस्ट तो लगनी ही है, तभी तो उसका नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए आपका कम से कम एक पार्ट तो और क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। इन 3,000 पे आप कम से कम और क्या चार्ज करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हुई बात? पर अब इन 3,000 यूनिट्स को यहां से ड्रॉ करके लाने के लिए आप कुछ बेनिफिट लॉस करोगे। इन 5,000 पे नहीं करोगे, ये तो स्पेयर कैपेसिटी है, ये अलग बात है, सिर्फ 3,000 की बात हो रही है। ये 3,000 इन 35,000 में से निकाल के लाए जा रहे हैं। इन 35,000 मार्केट में बिक रहे थे तो कितने पे बिक रहे थे? प्रॉफिट पे। जो प्रॉफिट आप यहां लूज करके इधर ला रहे हो, वो डिवीजन बी जो आपका दूसरा डिवीजन है उससे चार्ज कर लो, जो भी डिमांड ला रहा है उससे चार्ज कर लो। तो सिर्फ इतने पार्ट पे आप और क्या लोगे?
कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। होगा क्या, फाइनली ये दोनों को ऐड कर दो, ये आ गई आपकी टोटल वेरिएबल टोटल ट्रांसफर प्राइस। समझ में आया मुद्दा? इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, टोटल ट्रांसफर प्राइस। जितने यूनिट्स बनाएंगे, इसको आसान तरीका कैसे याद करने का, जितने यूनिट्स बना रहा हूं, जितने 8000 यूनिट्स डिमांड वाले हैं, ट्रांसफर यूनिट्स वाले हैं, उन दोनों के लिए तो ट्रांसफर प्राइस है ही है, पर सिर्फ जो मार्केट वाले हैं 3000, उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन लॉस। ये मैंने आपको लिखाया है ऊपर, देख लो। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑन मार्केट यूनिट्स, मार्केट डिमांड यूनिट्स, ट्रांसफर यूनिट्स के लिए सारी वेरिएबल कॉस्ट लगाई, पर कंट्रीब्यूशन लॉस किसके लिए लगाया, सिर्फ मार्केट डिमांड के यूनिट्स के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा केस मुझे समझाओ। यहां 40,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, बन भी कितने रहे हैं प्रोडक्शन में, 40,000 यूनिट्स ही, तो डिमांड कितने की आ रही है, 5,000। अब क्या करूं, स्पेयर कैपेसिटी तो है ही नहीं मेरे पास, स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, 0। ऐसे केस में क्या किया जाए सर, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, सारे ही जो यूनिट्स हैं उसके लिए क्या निकाल के लानी पड़ेगी आपको, ये सारे ही यूनिट्स कहां से निकाल के लाने पड़ेंगे, इस 40,000 यूनिट्स में से। बताओ, कोई स्पेयर कैपेसिटी में से ये 5,000 यूनिट्स बना सकता हूं मैं, नहीं। अगर ऐसा है तो ये वाला केस कॉपी हो जाएगा। ये सारा मार्केट डिमांड से ही तो लाया था मैं, ये मार्केट डिमांड से लाया, तो सबसे पहले तो मार्केट डिमांड वाले जो यूनिट्स हैं मुझे बनाने पड़ेंगे। उनके लिए क्या होगा, खर्चा, जितने यूनिट्स बनाऊंगा उनके लिए वेरिएबल कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा, पहली बात तो वो। दूसरा, इन यूनिट्स में से जो मैं ड्रॉ करके ला रहा हूं, ये 5,000 यूनिट्स, इन 40,000 यूनिट्स में से, 40,000 यूनिट्स में से मैं जो ड्रॉ करके ला रहा हूं 5,000 यूनिट्स, इन पे मैं बेनिफिट भी लॉस कर रहा हूं, तो ऐड कर दो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो इस केस में टीपी क्या बन जाएगी, सिर्फ ये। हमारा जो एग्जाम्पल था, हमारा जो ये केस था, फॉर्मूला था, वो इतना ही तो था। देख लो, दोनों ही केसेस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, इस केस को समझना, इन एग्जाम्पल्स को समझना थोड़ा और। आई होप सो आपको पिक्चर क्लियर होगी और इस फॉर्मूले के अंदर जो कंफ्यूजन होती है हमें, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों मैं आपको छोड़े चला जा रहा हूं इसके साथ में, इस पर नजर डालिए, थोड़ा सोचिए और फिर मेरे से मिलिए अगली क्लास के अंदर। ठीक है, ये आपके पास में एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले के साथ में इसको देख लीजिए, एक बार नजर डालिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे के बारे में चर्चा करेंगे।